हेलो बच्चों, कल हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट किए थे। तो हमने कल ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा था, केवल हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हल्की फुल्की चर्चा कर पाए थे और उसके बाद वहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताया था। तो आइए हम लोग अपनी बात को आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात वैसे ही आप इस बात को इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते रहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का और भी नाम है। इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम और कुछ भी है, चाहे आप उस इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए, चाहे आप उसको इलेक्ट्रीफाइड बोलिए, या चाहे आप उसको सिंपली चार्ज बोल दीजिए। कभी कभी नाम से भी कंफ्यूज करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कई नाम हैं। कहीं ऐसा होता है कभी कभी कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन नाम में आपको दिक्कत हो जाती है। तो चाहे आप उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए, इलेक्ट्रीफाइड, कोई बॉडी अगर चार्ज अपने अंदर एक्वायर करता है, जब उसके पास चार्ज आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, या चाहे हम सिंपली उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अब वो चार्ज हो गया। ये तो एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, और अब उसमें एक बात ये आगे आती है कि आखिर चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। कूलाम्ब एक साइंटिस्ट थे जो चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किए थे, इसीलिए उनके नाम को अमर करने के लिए कूलाम्ब उन्होंने अपना नेम आगे बढ़ाया। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, और चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन, जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और आपको पता है स्केलर वेक्टर आप क्लास 11th में अच्छे से जानते हैं। इसमें डायरेक्शन जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। इसमें सिर्फ कोई बताया जाएगा कि किसी बॉडी के पास कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, इसके पास कितना चार्ज है, बस केवल इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी जाती है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो इसीलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, अब हम आगे समझते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगला टॉपिक हमारा ये है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको कल बताया गया था कि हम चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन चार्ज की स्टडी हम कब करेंगे, तो इसका आंसर है जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा। तो इसका मतलब तब हम बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही हुआ कि जब चार्ज रुका हुआ है और तब जब आप उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो होता है। पहला, जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज का मतलब सेम चार्ज, सेम चार्ज, वो क्या करते हैं, लाइक चार्ज हमेशा रिपल करते हैं। ये पहला था। और दूसरा है डिसलाइक चार्ज। डिसलाइक चार्ज हमेशा, डिसलाइक का मतलब डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट नेचर के। वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज हमेशा रिपल करते हैं। ये फंडामेंटल रूल है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये फंडामेंटल लॉ है। मतलब अब आप ये नहीं पूछेंगे कि आखिर लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल क्यों करता है या डिसलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करता है। ये फंडामेंटल है, ये उसी में इनहेरेंट प्रॉपर्टी है।
मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको भी समझा रहा हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपल करता है। लाइक चार्ज आपको पता है जो सेम चार्ज हो, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन। या मैं कहूँ निगेटिव निगेटिव के बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन। या मैं कहूँ पॉजिटिव निगेटिव, इसका मतलब कि ये कौन सा चार्ज है, ये डिसलाइक चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन। ये फंडामेंटल रूल्स है। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल लॉ। इधर देखिए, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा था, तो आपको ये पता था कि दो बॉडी जिसके पास मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाती है। मतलब दो बॉडी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये दो बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा है और आप उसको बोलते थे ग्रेविटेशन। यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो आप बोलते थे ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स किसके कारण है, तो आप कहेंगे कि ये मास के कारण है। मतलब इन दोनों के पास मास है, इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स किसके कारण है, आप उस फोर्स का रीजन पूछ रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ उसका रीजन मास है। अब ये मास फंडामेंटल हो गया। अब आप इसके और अंदर नहीं जाएंगे। फिर से वही बात है, अगर मैं कहूं कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैं कहूं कोई दो चार्ज है वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का, तो वो किसके कारण, वो वाला जो फोर्स है वो किसके कारण लगाया जा रहा है, तो इसका आंसर ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। पहले किसके कारण हो रहा था, मास के कारण। पहले जो फोर्स लग रहा था वो किसके कारण, मास के कारण। और दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण, तो आप कहेंगे चार्ज के कारण। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स जिसके पास चार्ज है, उसमें जो फोर्स लग रहा है उसका फंडामेंटल क्या है, चार्ज। तो मतलब चार्ज फंडामेंटल हो गया। अब फंडामेंटल से नीचे कुछ नहीं, वो फंडामेंटल है तो है। और ये नेचर ने खूबसूरती दी है कि हाँ, मेरे पास अगर चार्ज है तो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, ये सही है। अब इसके नीचे हम कुछ नहीं पूछ सकते। ये आपको समझना ही पड़ेगा कि मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन क्यों लगता है, ये क्वेश्चन पूछना ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका कारण क्या है, चार्ज। और जो ये चार्ज है वो किसके कारण है, वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, और वो फंडामेंटल पार्टिकल है। कल मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल के कारण ही उसमें चार्ज जैसी प्रॉपर्टी है, और चार्ज या अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है, ये फंडामेंटल है। इसीलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं, ये फंडामेंटल ही है। आप इसको एज इट इज इसको जानते रहिए, यही बेसिक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग, कल हमने एक बात पढ़ी थी, वो बात क्या थी, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। कल हमने बताया था कि जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये कल हम लोगों ने इसकी बात की थी, ये इसका टाइप्स। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव और ये दूसरा निगेटिव। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, दो पोल है, एक पॉजिटिव का है और दूसरा किसका है, निगेटिव का है। तो इसीलिए हम इसी पॉजिटिव निगेटिव को, जो ये पॉजिटिव निगेटिव का जो इसका बिहेवियर है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं पोलरिटी ऑफ चार्ज। पोलरिटी ऑफ चार्ज, चार्ज के पास पोलरिटी की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाली बात है। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव है, इसका मतलब कि वो पोलरिटी ऑफ चार्ज, इसी बात को हम पोलरिटी ऑफ चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको दी जा रही हैं, ये बहुत काम आएंगी। अब हम आगे चलते हैं। कुछ फंडामेंटल पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ।
यहाँ पर केवल मैं यही एक फंडामेंटल आपको क्लियर करूँगा, इसके बाद आज हम कुछ नहीं आपको पढ़ाएंगे। अब बात ये आती है कि चार्ज हमने समझ लिया, अब क्वेश्चन एक ये उठता है कि आखिर कोई बॉडी चार्ज कैसे की जाती है। मतलब हम चार्ज को कैसे, किसी बॉडी पर चार्ज है नहीं, किसी बॉडी पर चार्ज नहीं है, लेकिन फिर हम उस पर कैसे चार्ज लाते हैं, क्या उसका मेथड है। तो ये एक बहुत ही जनरल और बहुत पॉपुलर मेथड है। पहले आप यहीं से इसको समझने की कोशिश करिए तो आप आराम से समझ जाएंगे। अच्छा, तो हाउ टू डेवलप चार्ज। बहुत ध्यान से सुनिए, यहां मैं क्रिएट नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाउ टू डेवलप चार्ज। चार्ज को कोई क्रिएट नहीं कर सकता। अभी हम इसको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में ये सब बातें जब पढ़नी होगी तो हम आपको बताएंगे। तो ये यहां ऐसा वर्ड ठीक है, हाउ टू डेवलप चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप कैसे किया जाता है, हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले ये बात हम चर्चा करें, हमें एक बात और जाननी जो उसी में आएगी। तो वो ये बात है, हमें पहले एक समझना है एक टर्म, उसका नाम है वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन, क्या होता है, पहले हमें इस टर्म को समझना है। वर्क फंक्शन होता क्या है। वर्क फंक्शन जब हम समझेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कैसे हम किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वर्क फंक्शन क्या है, शुरू करते हैं। तो वर्क फंक्शन के लिए अब इस बात को आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है, मैं आपको वर्क फंक्शन समझा रहा हूं। मेरे पास एक सरफेस है और मान लीजिए ये सरफेस ना मेटल की बनी है। ये कोई सरफेस है और ये सरफेस किसकी बनी हुई है, मेटल की, ठीक है। और फिर आपको यही बात है, ये बात मैं बार बार लिखूंगा नहीं। इसका मतलब अगर मैं इसको छोटे पार्ट में ब्रेक करूंगा तो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करूंगा तो इसका मतलब वो एटम है। और आपको पता है कि एटम में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा। इधर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं ये आपको दिखा रहा हूं, ये एटम है, एटम, ये सारे एटम हैं। अच्छा, ये इसका सेंटर है। अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ये आप समझ पा रहे होंगे कि यहां भी एटम होगा, यहां भी होगा, सब होगा। और आपको ये पता है कि ये आप बेसिक लेवल जानते हैं कि एटम ऐसा होता है, ये इसका क्या है, सेंटर है, और ये इसका क्या है, ऑर्बिट है। और यहाँ पर कौन मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो ऐसे ही ये इसका सेंटर है, यहाँ कौन बैठा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मतलब आप समझिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर सरफेस में बैठा हुआ है। अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा मैं आपसे ऐसे कहूँ, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं इस सरफेस को जूम करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ये पकड़ता हूँ, ये इसका क्या है, सेंटर। मान लो मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये सरफेस है, जो सरफेस की पहली लेयर है तो उसमें सबसे पहले क्या है, अगर कोई यहाँ से इस सरफेस पर बाहर से अटैक करने की कोशिश करेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का होने वाला है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कुछ अटैक करूँगा तो किसके निकलने की संभावना है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना है। यही बात को लेकर के हम वर्क फंक्शन समझेंगे। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। किसी भी मटेरियल के आउटर सरफेस से
ये कोई एक मटेरियल है, इस मटेरियल से आउटर सरफेस से क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आंसर वर्क। तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वही उस मटेरियल का वर्क फंक्शन है। फिर से सुनिएगा, मैं कहूं कि ये कोई एक मटेरियल है, हमको इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इसका मतलब पक्का है कि हमें वर्क करना है तभी ये निकलेगा। तो हम जितना वर्क कर रहे हैं ना, वही इस मटेरियल का ना वर्क फंक्शन है। अच्छा, फिर से सुनिए, इस बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा आप, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास दो मटेरियल है, मटेरियल नंबर 1 और मटेरियल नंबर 2, दो मटेरियल है। अब दोनों में ये पक्का है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। चलो मान लो मैंने कहा कि मैं यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं और मैंने वर्क किया 10 जूल का। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया? वर्क कितने का? 10 जूल का। अच्छा, इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में मैंने वर्क किया 20 जूल का। आप बताओ मैंने किस में ज्यादा वर्क किया? तो आपका आंसर है आपने M2 सरफेस, M2 मटेरियल में ज्यादा वर्क किया। क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि M2 मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कस के पकड़ा हुआ है, ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है? शायद इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है, जो क्या है वर्क फंक्शन है, वो ज्यादा है। किससे? इस वाले मटेरियल से। इस वाले मटेरियल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है क्योंकि हमें यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और इस वाले मटेरियल का वर्क फंक्शन कम है क्योंकि हमें यहाँ कम वर्क करना पड़ रहा है। अच्छा, अब बात ये आती है कि किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। बहुत ध्यान से, अब क्वेश्चन ऐसे ही घुमा करके वो पूछ सकता है आपसे। अब ये आपको पता गया कि जिसमें ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ रहा है, जिस मटेरियल से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से निकलेगा। अच्छा, और जिसका वर्क फंक्शन कम है, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है। इसी बात को जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझ जाएंगे। सुनिएगा, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक ये मटेरियल है, मेरे पास एक दूसरा मटेरियल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब ये मेरे पास दो मटेरियल है, पक्का है अगर ये मटेरियल है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अगर ये मटेरियल है तो पक्का है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया, इस वाले मटेरियल को पकड़ करके ना ला करके मैंने इसको इसी पे रब कर दिया। और ये बात आपको पता है, ये आपको जानते हैं कि अगर हम इसको किसी से टच कराएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है? तो आंसर है सबसे ज़्यादा नुकसान इलेक्ट्रॉन का होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो बेचारा वही पड़ता है। अब जो सबसे पहले वही पड़ता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये दो मटेरियल है, पक्का है कि उसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको रगड़ूंगा, आपस में फ्रिक्शन करूंगा, तो पक्का है किसके लॉस होने की संभावना है, नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होने वाला है? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया। अब रगड़ने के बाद की सिचुएशन सुनिएगा, कंडीशन सुनिए। मान लीजिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया
और ब्रेक होकर के वो यहाँ चला आया। अब कोई अगर आपसे पूछे बताओ मटेरियल 1 और मटेरियल 2 में वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है और किसका कम, कंडीशन आपको ये बताई गई, दोनों को रगड़ने के बाद, फ्रिक्शन करने के बाद यहां से मटेरियल इसमें आ गया। अब बताओ किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा और किसका वर्क फंक्शन कम। तो आपका आंसर है यहां से इलेक्ट्रॉन टूट करके आया है। अरे भाई इसका भी तो इलेक्ट्रॉन इससे रब कर रहा था। सोचो, क्या इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया? नहीं। किसका इलेक्ट्रॉन ये ले आया? इसका मतलब कौन कमजोरी रूप से अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा था? तो ये वाला मटेरियल। तो इसका मतलब मटेरियल 1 का वर्क फंक्शन कम है। मटेरियल 1 का वर्क फंक्शन कम है। अच्छा, मटेरियल 2 का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, मतलब इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है और इसका वर्क फंक्शन कम है। तो एक बात आपकी समझ में आई, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है आप इस बात को समझ जाएंगे। आप इसको लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन इज ए वर्क डन required to remove an electron from outermost surface of a body या मटेरियल। वर्क फंक्शन इज ए वर्क डन रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ बॉडी या मटेरियल। अच्छा, इसको समझने के बाद हमको एक रूल मिला। अब वो रूल क्या था इसको आप साथ में लिखते हुए चलेंगे। इतना कुछ जब हमने समझ लिया तो हमको एक रूल पता चला जो आपने समझा भी। वो रूल आपको क्या समझा, इस बात को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये इसका आपको एक रूल पता चल गया। पहला, हायर वर्क फंक्शन मीन्स नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा। दूसरा, लोअर वर्क फंक्शन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपकी समझ में आई होगी। आइए अब हम अपनी पुरानी बात पर चलते हैं जहाँ पर कि हमको समझना था। हमको क्या समझना था कि कैसे हम किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करते हैं। तो वहाँ पर हमें ये वर्क फंक्शन का काम पड़ेगा। वर्क फंक्शन में एक और बात का काम किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करने के लिए एक बात और आपको समझना है। वो एक टर्म है, वो टर्म आप इस बात को ऐसे ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल टर्म का मतलब समझिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है?
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को आप समझिए। एक बात आप ध्यान से सुनिए, यह आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज माना गया है, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज माना गया है, ये मान लिया गया है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब जितना चार्ज मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज मैग्नीट्यूड के रूप में प्रोटॉन पर भी होता है, केवल साइन का डिफरेंस होता है बस। बाकी मैग्नीट्यूड जो इसकी वैल्यू है वो दोनों में भी सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दोनों में सेम रहती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ कि उस बॉडी में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। इस शब्द को हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ, जो मतलब मैं आपको बता रहा हूं इसी बात को आपको पकड़ना है, यहीं से कॉन्सेप्ट आगे चलेगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, मैं कहता हूं कि ये वाला जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आपको तुरंत ये डिफिनीशन लगानी है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ, अच्छा जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें प्रोटॉन है। फिर से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं ये मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें अगर 100 प्रोटॉन है तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपका जवाब तुरंत होना चाहिए 100 इलेक्ट्रॉन भी हैं। क्यों? आप कहेंगे आपने ही बताया कि, आपने स्टार्टिंग में बताया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का ये भी मतलब हुआ कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है ना, तो इसका एक और मतलब है। इसका मतलब तब वो किसी दूसरी बॉडी को ना तो अट्रैक्ट करती है ना तो रिपल करती है। बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो, या दूसरा, या तो वहां पर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। या मैं ऐसे कह सकता हूं, और एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एब्सेंट है। अगर किसी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी बॉडी पर बराबर है, इक्वल है, तो इसका मतलब वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आप इसको ऐसे रफली बोलेंगे, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं। आप बोलेंगे उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है। आप ये बोलेंगे उस बॉडी के पास कोई नेट चार्ज नहीं है। अब ये नेट चार्ज क्या होता है, ये अभी हम जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये आपको बताते चले जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का ये मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आर एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एब्सेंट होता है। अब हम चलते हैं कैसे हम किसी बॉडी पर क्या डेवलप करते हैं। चार्ज बनाते नहीं, डेवलप करते हैं। हाउ टू डेवलप ए चार्ज। तो चार्ज डेवलप करने के वैसे तो अपने पास 3 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, वो भी हमें पढ़ना है।
लेकिन अभी हम यहाँ पहले की चर्चा कर रहे हैं, 2 की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो हम चार्ज कैसे डेवलप करते हैं इस बात को आप आइए ध्यान से सुनिए। तो हाउ टू डेवलप चार्ज, तो इसके पास आपके पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है बाई फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है बाई कांटेक्ट और बाई कंडक्शन इसको बोल सकते हैं, और तीसरा मेथड है बाई इंडक्शन मेथड। ये 3 मेथड हमें पढ़ने। हाउ टू डेवलप ए चार्ज, हम चार्ज कैसे किसी बॉडी पर डेवलप करते हैं, इसके कितने मेथड हैं? 3। तो बाई फ्रिक्शन, बाई कांटेक्ट या कंडक्शन, और तीसरा है बाई इंडक्शन। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बाई फ्रिक्शन क्या होता है। बाई फ्रिक्शन कर रहे हैं कि बाई फ्रिक्शन मेथड, तो किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप किया जा सकता है वो भी फ्रिक्शन मेथड से। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास में एक कॉम्ब रखी है, पहले वो कॉम्ब किसी दूसरी बॉडी, लाइटर बॉडी को वो अट्रैक्ट नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब आपने उसको अपने बालों के साथ फ्रिक्शन किया तो आपने देखा अब वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट कर ले रही है। तो इसका ये मतलब हुआ पहले कॉम्ब के पास क्या नहीं था? चार्ज नहीं था। बाद में उस कॉम्ब के पास क्या आ गया? चार्ज। तो इसका मतलब इस पर चार्ज डेवलप हो गया। वो चार्ज कैसे डेवलप हुआ? तो मैंने कुछ किया था, मैंने अपने बालों पर उसे फ्रिक्शन कराया था, उसको रगड़ा था, तभी जाकर के उसमें क्या क्रिएट हुआ? चार्ज। तो इसका मतलब चार्ज क्रिएट हो सकता है पहला बाई फ्रिक्शन मेथड। अब आइए इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं कि इसमें हुआ क्या रहा होगा। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये मेरी एक कॉम्ब है, कंघी, ठीक है। अभी ये वैसे रखी थी, ठीक है। मैंने पहले इसको किसी लाइटर ऑब्जेक्ट के पास इसको हम ले गए, लेकिन ये किसी दूसरे बॉडी को ना अट्रैक्ट किया ना रिपल किया, ठीक है। तो हमने एक स्टेटमेंट दिया, अच्छा इसके पास अभी कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल सही। अगर इसको पास कोई चार्ज नहीं है तो इसी बात को हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये भी बात सही है। अब ये अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव है उतना नंबर ऑफ निगेटिव है। हर एक पॉजिटिव एक निगेटिव को पकड़ा हुआ है अपने अपने हिसाब से, और नेट में कोई फोर्स नहीं बन रहा है। कोई भी चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में फ्री नहीं है। इसका मतलब तभी वो वहाँ पर चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। अच्छा, अब हमने आपसे क्या किया? मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी मटेरियल में सबसे आउटर में इलेक्ट्रॉन ही रहता है। अब मैंने इस कॉम्ब को, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, मैंने ला करके इसको अपने बालों से रगड़ लिया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे रगड़ा, अब हमें दिखा नहीं, कुछ तो टूटा है, और ये भी पक्का है कि उसमें टूटा इलेक्ट्रॉन है। अंदर में बैठे न्यूक्लियस प्रोटॉन नहीं टूट सकता क्योंकि वो अंदर साइड है। टूटेगा कौन? आंसर है टूटेगा इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए मैंने इसको अपने बालों से रगड़ा, एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट करके हमारी बालों में चला गया। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उतना ही नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन। बाद में जब मैंने इसमें से इसको आपस में फ्रिक्शन किया तो इसमें से क्या टूट गया? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन टूट करके कहाँ चला गया? हमारी बालों में। अच्छा, अब बताओ इसमें कम क्या हो गया? तो आपका सिंपल से आंसर होगा इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक एग्जाम्पल केवल ऐसे ही समझने के लिए, मान लीजिए मेरे इस मार्कर के पास
जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन है। मान लीजिए मैं कह लेता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 क्या है, प्रोटॉन है। बाद में जब मैंने इसको अपने बालों से रगड़ा तो हुआ क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया। तो बचाओ इसमें इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 9 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना इसमें हुआ, 10 प्रोटॉन है। अब ये सिचुएशन है, तो बताओ ज़्यादा कौन है, तो आप कहेंगे अरे प्रोटॉन ज़्यादा है। अच्छा, अब फिर से वही बात है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव। अच्छा, कितने प्रोटॉन है यहाँ पर, 10, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको पता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव को, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को, ये सब एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल। बचा क्या, यहाँ सिर्फ बचा एक पॉजिटिव। कहने का मतलब इस वाले पॉजिटिव को अपना नेगेटिव नहीं मिल पा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि नेट में अब उस बॉडी के पास कैसा चार्ज आया, तो आप कहेंगे उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। बहुत ध्यान से सुनिए, कौन सी बॉडी के पास, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्यों आएगा, आपको यहाँ से देख करके समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कि मेरा बाल भी पहले न्यूट्रल था, जितना पहले उसमें इलेक्ट्रॉन था उतना ही क्या था, प्रोटॉन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूट करके मेरे बाल में चला गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन, हमारे बाल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब अब जो एक नया इलेक्ट्रॉन वहाँ गया है ना, अब उसी को अपना पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब उस बाल के पास, मान लीजिए ये बाल है, इस बाल के पास कौन सा चार्ज आएगा, तो आप कहेंगे इस बाल के पास निगेटिव चार्ज आएगा। इस बाल के पास कैसा चार्ज आया, निगेटिव। तो एक रूल बन गया। रूल क्या बना, अब एक बात आपकी समझ में आई, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जहां से निकला, इधर देखिए दो बॉडी है, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल। मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके साथ फ्रिक्शन कर दिया। अब सिचुएशन समझिएगा, मैं कह रहा हूं इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया। अच्छा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें से, तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से सुनिए, इसमें इलेक्ट्रॉन जा करके समाहित हो गया, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज़्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज़्यादा होने का मतलब यहाँ निगेटिव ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव बनता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, वो क्या हो जाता है, निगेटिव। इसी बात को अब आप वर्क फंक्शन के रूप में भी समझ सकते हैं। इधर देखिए, जैसे मैंने इसको आपस में क्या किया था, रब किया था। अब इसको वर्क फंक्शन के रूप में समझिए। इलेक्ट्रॉन किसका टूटा, तो आप कहेंगे इसका टूटा। अरे भाई दोनों तो लड़ रहे थे ना, लेकिन खोया किसने, इस वाले ने इलेक्ट्रॉन खो दिया। इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया और ये यहाँ चला गया। इसका मतलब ये कमज़ोर है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन आराम से टूट गया। इसका ये मतलब हुआ कि इसका वर्क फंक्शन कम है और इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक और रूल बन गया, जिसका वर्क फंक्शन कम रहेगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से सुनिए, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं निकलेगा। इसका मतलब वो दूसरे, अपना तो बचा के रखेगा ही, दूसरे का भी छीन के लेके चला आएगा। इसका मतलब उसका, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब उस पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बात आपके फ्रिक्शन मेथड से समझ में आती है कि फ्रिक्शन मेथड से आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं।
तो आपने किसी बॉडी को फ्रिक्शन मेथड से चार्ज किया तो आपको एक बात समझ में आई। वो बात क्या थी, इस बात को आप ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, मेरे पास एक बॉडी थी, इनिशियली मेरे पास ये दूसरी बॉडी थी, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था। इनिशियली दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन है, और ये भी जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन है। बाद में मैंने इसको रब किया इससे, फिर क्या हुआ, मैंने देखा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के यहाँ चला गया। मैंने दोनों को आपस में रगड़ दिया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूट करके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या कम हो गया, आंसर यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कौन ज़्यादा हो गया, आंसर है प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज आता है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप बताइए इस बॉडी पर कैसा चार्ज आया, आंसर पॉजिटिव आया। फिर से सुनिए, ये इस पर चला गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, पहले दोनों इक्वल था, अब यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो ज़्यादा कौन है, अभी दोनों मिला के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब पॉजिटिव ज़्यादा कि निगेटिव ज़्यादा, तो आप कहेंगे निगेटिव ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, आप कहेंगे यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, आप कहेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा, अब इसी को हम वर्क फंक्शन में भी देख सकते हैं। वर्क फंक्शन हमने आपको बताया था कि किसी मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको जितना वर्क करना पड़ता है। अच्छा, आप बताओ, ये भी एक मटेरियल है, ये इसका सरफेस है, ये भी एक मटेरियल है, ये इसका सरफेस है, ठीक है। अब आप सोच करके बताओ कि इसमें से इसे इलेक्ट्रॉन निकला है, तो आप कहेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला गया। भाई लड़ाई तो दोनों कर रहे थे, दोनों आपस में एक दूसरे को रब कर रहे थे, दोनों आपस में एक दूसरे को फ्रिक्शन कर रहे थे। बाई चांस टूट कौन जल्दी गया, तो टूट जल्दी गया ए का, तो इसका मतलब ए कमज़ोर है, इसका मतलब ए के इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम वर्क करना पड़ा, तभी तो वो टूट गया। इसका मतलब ए का वर्क फंक्शन क्या है, लेस है। इसका मतलब ए का वर्क फंक्शन लेस है। अच्छा, यहाँ पर इसने अपने बी वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ा, दोनों में रस्साकसी हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, फ्रिक्शन हो रहा था, लेकिन बी ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया। बी ज़्यादा मजबूत है, उसकी पकड़ अच्छी है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और ताकत लगानी पड़ती। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इसका वर्क फंक्शन मोर है। अच्छा, अब इसी बात को आप और रूल की तरीके से लिख सकते हैं, जिसका वर्क फंक्शन लेस होता है ना, वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती। जिसका वर्क फंक्शन क्या होता है, लेस होता है, वो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है, वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है। देखो हो रही है। अच्छा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है ना, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, किसी और का भी ले आता है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से सुनिए। एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें प्रोटॉन कहीं नहीं गया, और प्रोटॉन क्यों नहीं गया, ये लॉजिक मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कोई भी अगर एटम ऐसे होता है तो ये इसका क्या है, सेंटर। इसी के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता रहे, बाहर बाहर। इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाहर मूव करता रहता है। अगर हम इसको जाकर के इससे रब करेंगे तो सबसे पहले हम किससे मुलाकात हमारी होगी, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन से होगी। तो टूटेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं टूटेगा। तो उसके दो रीजन हैं। प्रोटॉन क्यों नहीं जाएगा, आप कहेंगे प्रोटॉन एक तो इंटीरियर इलाके में बैठा हुआ है, सबसे सेफ जोन में है, पहला रीजन तो ये है।
अच्छा, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जो प्रोटॉन का मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई बहुत भारी चीज़ इतने अंदर बैठी है और ऊपर से वो भारी है, तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए हमेशा जो भी आफत आती है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर आती है। तो यहाँ पर एक बात और भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है, किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करना है तो उसकी जिम्मेदारी ना, बहुत इम्पॉर्टेंट सुनिए, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आवागमन से ही होती है। बस अगर किसी बॉडी पर चार्ज हमें डेवलप करना है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की है। बस प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अंदर बैठा है, वो कहीं नहीं जाता, ना वो कहीं आएगा न कहीं जाएगा। न्यूट्रॉन भी न कहीं आएगा न कहीं जाएगा, क्योंकि वो सबसे सेफ जोन में बैठा है। किसी बॉडी पर चार्ज आता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? आंसर है वो सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन की है। तो इतना लिखने के बाद आप ये बात नोट करके लिखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की है। नोट, all the responsibility to develop a charge on a given body only and only इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो तब भी किसकी जिम्मेदारी? इलेक्ट्रॉन की। कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हो तब भी किसकी जिम्मेदारी? इलेक्ट्रॉन की। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। और शायद इसीलिए केवल किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है, वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? उसका आंसर है इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए चार्ज का पूरा नाम ना इलेक्ट्रिक चार्ज रखा गया है। ये भी आप ध्यान से, इलेक्ट्रिक का मतलब ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आंसर है इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी बॉडी पर चार्ज आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर कहीं से पॉजिटिव चार्ज आ गया। नहीं, आपको भी बताया गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाएगा। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया है, अभी आपको याद होना चाहिए कि वहाँ से पक्का है इलेक्ट्रॉन भाग गया है। वहाँ इलेक्ट्रॉन भाग गया है तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा दिखने लगा है, इसीलिए उस पर कैसा चार्ज आया है? पॉजिटिव। फिर से, किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज आया है, इसका ये मतलब हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉन आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ जा सकता है। पॉजिटिव आए तब जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन की, निगेटिव आए तब इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी। तो कुल मिलाकर के आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, कैसे उस पर हम चार्ज का डेवलपमेंट करते हैं। तो आगे हम बाकी जो 2 मेथड हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।